हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर पॉलिटी महिमा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहले हम आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा बता चुके हैं, अच्छे से मैं उसको एक एक आर्टिकल्स के बारे में आपको समझा चुकी हूँ। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो पार्ट है वो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इन्हीं प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ को फॉलो अप करके आपकी गवर्नमेंट रन करती है, आगे की जो पॉलिसीज़ लेके आती है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जब आपके रूल्स रेगुलेशन लॉज पॉलिसीज़ लेके आती हैं तो इन प्रिंसिपल को माइंड में रखती हैं, बिकॉज ये प्रिंसिपल जो है वो किसी भी स्टेट का वेलफेयर को इंश्योर करते हैं, इसलिए इन प्रिंसिपल को माइंड में रखना ज़रूरी है। दो ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते इनकी एनफोर्सेबिलिटी के लिए, बट एक गवर्नमेंट में जब एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होता है तो गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखती है और अपोजिशन उन पे क्वेश्चन भी कर सकता है। यहाँ पे वो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को चेक भी कर सकता है ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओके, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, आपके आर्टिकल याद रखिए प्लीज़। और इस पोर्शन का एक एक आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेसिफिकली आर्टिकल को उठा के पूछ लिया जाता है, अकेला ये नहीं कि डायरेक्ट आर्टिकल 36 to 51 आपने देखा। आर्टिकल 12 to 35 क्या था, फंडामेंटल राइट था आपका। आर्टिकल 36 to 51 क्या है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ये आपके किस में है, पार्ट 4। फंडामेंटल राइट्स अगर आप याद करेंगे तो किस में है, पार्ट 3। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में है, पार्ट 4A। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1978 सोरेन सिंह कमेटी। ओके, 42nd 1976, नॉट 78, इट्स 1976। इसको कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है आपका। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनके बारे में क्या क्या है, नोवल फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोवल, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आपका, आर्टिकल 30। BR नोवल फीचर्स किसको कहा है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को और ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। और आपके फंडामेंटल राइट के साथ ये आपका क्या बताते हैं, एक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी सोल बताते हैं कि इसके बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें बताई गई हैं वो अधूरी हैं। फिलॉसफी और ये कैसे कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आप जानेंगे तब इन वर्ड्स का, आगे जब आप पढ़ेंगे तब इन वर्ड्स का मतलब समझ जाएंगे। मैंने रिपीटेडली काफ़ी टाइम इसको बताया भी है कि फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि इस तरीके की बेसिक हैं जिनको एक स्टेट फॉलो अप करता है कि आपका इक्वालिटी रखेंगे वो जेंडर के बेसिस पर, वो आपको क्या बोलते, आप जो चिल्ड्रंस हैं उनको एक बेसिक राइट देंगे। ओके, और इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित रखेंगे। आपकी जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो पावर्स हैं उनको सेपरेट रखेंगे, इस तरीके से कि एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस तो करके रखेंगे, बट उनके अपनी एक सेपरेशन लिमिट भी सेपरेशन भी होगी कि कोई किसी की लिमिट के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका क्या बोलता है, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है आपके बेसिकली ये, जिनको जैसे फंडामेंटल राइट्स किसको अवेलेबल है, सिटीजन्स को अवेलेबल है। ये किसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट को, कि आप जब पॉलिसी बनाएं तब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करें, इनको दिमाग में रख के आप इसको बेसिकली आप बेस बनाएं अपनी किसी भी पॉलिसी का, और फिर उस पॉलिसी को आगे जो भी एलिमेंट्स उसमें ऐड करने हो उनको ऐड करें, बट इस बेसिक एलिमेंट को आप ना छोड़ें। ओके, जैसे सपोज पे डिसाइड हो रही है सपोज, ओके, तो उस पे डिसाइडिंग स्केल में आप ये इंश्योर करें कि जो आपका जेंडर है उस जेंडर पे बेसिस पे देने में वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, आप इक्वली उनको वेजेस दे रहे हो, वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो वो व्यक्ति। ओके, कोई भी चिल्ड्रन हो आपका, आप उसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, राइट।
तो इस तरीके की चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। दीज आर द योर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन एंड रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। मैं आपको लेजिस्लेट, एग्जीक्यूट और एडमिनिस्ट्रेटिव इन सब का डिफरेंस बता चुकी हूँ। लेजिस्लेट का मतलब होता है कि आप किसी किसी सब्जेक्ट पे कोई लॉ लेके आ रहे हो। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको एग्जीक्यूट करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बनता है जो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। एग्जीक्यूटिव का बेसिकली मतलब हो गया कि लॉ बन गई, अब बोल दिया गया कि अब ये लॉ आपकी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और इम्प्लीमेंटेशन का काम कहाँ होता है, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है। तो उनको भी ये जो इंस्ट्रक्शन है उनको अपने माइंड में रखना चाहिए कि वो किसी एक को फेवर ना करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से ली हैं, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में इतना टाइम लगाया था समझाने में, क्योंकि जब आप इन चीज़ों पे आएंगे वहाँ पे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब यहाँ पे आपको रिलेटेबल लगने लगेंगी चीज़ें। इसलिए मैंने हमेशा आपको जो थे कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से सबसे ज़्यादा चीज़ों को बोरो किया है, तो ये जानना इसलिए वहाँ उस टाइम पे ज़रूरी था, क्योंकि आज आप रिलेट कर सकते हो कि कुछ ऐसी चीज़ पहले भी कभी एग्जिस्ट करती थी। वो कहाँ एग्जिस्ट करती थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एग्जिस्ट करती थी। वहाँ से ये और हमारे जो प्रिंसिपल हैं उसी इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन को लगभग उसी के तरह है। ओके, दे सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक, सोशल एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। किस तरीके से वो इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं वो आप लेटरली जब एक एक उसको पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, वहां मैं आपको इस पॉइंट को क्लियर करती चली जाऊंगी। प्रमोट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक वेलफेयर स्टेट के आइडिया को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके प्रमोट करते हो। वेलफेयर स्टेट किस तरीके से होती है ये आगे के आप जब मैं अभी जब आपको समझाऊंगी सारे आर्टिकल में क्या दे रखा है, वहाँ आप इनको कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे देते हैं, वेलफेयर स्टेट को कैसे इंश्योर करते हैं, वहाँ पे बात। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब हुआ? वही कि आप इनकी एनफोर्सबिलिटी के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। इनका अगर वायलेशन होता है तो आप इनकी उस चीज़ के लिए आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, यही इसका मतलब है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इट हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। बट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने में ये हेल्प कर देते हैं। आप इनकी एनफोर्सबिलिटी के नहीं जा सकते, बट अगर कि ये लॉ जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डिफाइन किए गए हैं उन चीज़ को फॉलो अप करती है या नहीं करती है, वहाँ उसकी प्रोबेबिलिटी को कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये लॉ जा रही है या नहीं जा रही है, वहाँ पे ये चेक एंड बैलेंस का काम कर सकते हैं उस लॉ के लिए। एंड वहाँ पे फिर फर्दर रिकमेंडेशन आपके एग्जीक्यूटिव के थ्रू या आपकी जुडिशरी के थ्रू एक रिकमेंडेशन दिया जा सकता है कि क्योंकि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोल है, आपकी फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो किसी भी लॉ को बनाते टाइम, किसी भी पॉलिसी को बनाते टाइम आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है आपका? ठीक है, अब इसको जो ये प्रिंसिपल है ये 3 तरीके के डिफाइन किए गए हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया है, जस्ट एक थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए इनको लिख दिया गया कि ये सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, गांधीयन फिलॉसफी से ड्राइव्ड हैं, ये लिबरल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जस्ट इनको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल स्पेसिफिकली ये है, गांधीयन प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सीधा आर्टिकल 36 to 51 आपके DPSPs को बताया गया है। ये जस्ट फॉर कि ईजियर वे में करने के लिए कि इस तरीके का एस्पेक्ट इस प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट एक हेडिंग दे दी गई और उनको एक ग्रुप बना दिया गया, दैट्स इट। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल में जैसे आपका आर्टिकल 30
8 है। तो ये क्या आपका ये इंश्योर करता है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं कि आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है, आपका आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है, 40 में क्या कहा गया है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है टू प्रमोट द, और स्टेट का जो स्टेट का वही मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, जो आपका आर्टिकल 12 में आपने पढ़ा था। तो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो आप होती है आपको वो मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। बेसिकली कि जब पॉलिसी कोई गवर्नमेंट लेके आई है तो उसमें उनको ये इंश्योर करना है कि हर व्यक्ति को सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल सेंस में जस्टिस मिले। ये पॉलिटिकल एक साथ है, प्लीज़ इसको अलग से मत पढ़िएगा। ये पॉलिटिकल जो है वो एक वर्ड है, पॉलिटिकल एंड है ये। ओके, प्लीज़ ये थोड़ा गलती हो गई है स्लाइड में, आप इसको ये माइन्यूट्स इस चीज़ को कि ये पॉलिटिकल लिखा हुआ है। पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनकम की इनइक्वालिटीज़ ना हो, स्टेटस को किसी को ज़्यादा वर्चस्व दिया गया हो उसके स्टेटस के आधार पर, किसी को अलग से फैसिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटी किसी को ना दी जाए, सबको समानता रखी जाए। ओके, ये इस आर्टिकल 38 इंश्योर करता है। यहीं पे आपके सोशल एस्पेक्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं कि सभी को समान देते। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहा है कि जैसे आपको इनकम के बेसिस पे आपके साथ इनइक्वालिटी ना रखे, किसी को ज़्यादा पे दी जा रही सेम पोजीशन पे, बट किसी को ज़्यादा दी जा रही है, किसी को कम दी जा रही है, ऐसा ना किया जाए। आपका सेकेंड चीज़ है टू सिक्योर द, ये एक ही आर्टिकल 39 के अंदर 39A, B, C, D, E, F करके ड्राइव है, इसलिए मैंने इसको ये एक उसमें लिख दिया। टू सिक्योर राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जाए। ओके, लाइवलीहुड का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट आपका, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड। क्या बोलते कम्युनिटी, हर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा नहीं किसी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। जब आपकी जो पब्लिक गुड्स होती हैं उनको जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप, तो इस चीज़ को आप वहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी भी बेसिस पे। ओके, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी मोनोपोली टाइप नहीं होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास ही सारे जो प्रोडक्शन करने के जो मीन है वो किसी एक व्यक्ति के पास ही इकट्ठे होते चले जाएं। ये स्टेट को इंश्योर करना होता है अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, वही यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी को मेंटेन करने की बात है, तो ये आपका एक वन ऑफ द सोशल एस्पेक्ट हो गया। यहाँ पे आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट हो गया, यही सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करता है। आपकी यही पॉइंट्स मेन हैं जो आपकी सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इंश्योर करते हैं। दैट्स वाई मैं वो फीचर्स को बताया गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जब आगे बढ़ेंगे लेक्चर में तब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे कि दे सीक टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। और वेलफेयर कैसे होगा लोगों का वेलफेयर ऑफ स्टेट का क्या मतलब हुआ, आपकी वेलफेयर वहाँ के लोगों का कितना आप अच्छे तरीके से उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उनको रहने के लिए सही जगह मिल रही है, क्या उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी मिल रहा है, क्या उनको एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्या उनके पास, यही वेलफेयर ऑफ स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंश्योर करते हैं। किस तरीके से इंश्योर करते हैं ये उनके आइडियाज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अच्छी हेल्थ दो आप उनको, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल अब्यूज़। हाँ, प्रिजर्वेशन करो हेल्थ का, स्ट्रेंथ को रखो उनकी, चिल्ड्रन को अगेंस्ट की फोर्सिबल अब्यूज़ ना हो उनका, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। ये 5 कुछ भी नहीं है, ये
मिस टाइप हो गया है कुछ, आज मिस्टेक्स रही हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइम ये चीज़ें कोशिश करूँगी कि ये चीज़ें रिपीट ना हो। ये ओनली चिल्ड्रन है, ओके, ये कुछ भी नहीं है। सो अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ओके, and to promote equal justice, to provide free legal aid to poor, okay, कि इक्वली जस्टिस दो उनको। लीगल एड मतलब आपका हो गया कि उनको जैसे वही चीज़ की ये आपकी राइट्स में भी है, जबकि अब कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपकी ओवरलैप भी होती हैं डायरेक्ट का, वहाँ पे कहीं आपको राइट्स भी अवेलेबल हैं। लीगल एड इन द सेंस कि आपको जो आपका कोई एडवोकेट प्रोवाइड कराना, सपोज आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं बट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इट इज़ द स्टेट ड्यूटी कि सबको एक रिप्रेजेंटेटिव मिले कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ठीक है, तो ये लीगल एड का मतलब हुआ। ये किस चीज़ का आर्टिकल 30, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 39A, to secure the right to work, to education, to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement। इस तरीके की कंडीशन हो तो तुम्हें वर्क हो गया, एजुकेशन देना हो गया, इस चीज़ को इंश्योर करें। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है अगर, तो किसका, कौन इंश्योर करेगा इस अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए? स्टेट की ड्यूटी है कि जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका कम हो, लोगों को स्किल्ड बनाए। किसकी ड्यूटी है? स्टेट की ड्यूटी है। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि वर्क के टाइम पे जो ह्यूमन नॉर्मल कंडीशंस होती हैं कि आपके पास आपके टॉयलेट्स मेंटेन हों, एक सही पानी उन्हें वहाँ पे पीने के लिए मिल रहा हो, और महिला है जो अगर वो उसको मैटरनिटी रिलीफ की आवश्यकता है तो वो इंश्योर किए जाए। जैसे मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आपका डिफाइन करता है इन चीज़ों के बारे में कि अब जैसे मैटरनिटी रिलीफ एक्ट आया तो स्टेट ने इसको माइंड में रखा ना अपने, इस प्रिंसिपल, ये स्टेट के माइंड में है ना कि ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इस पॉलिसी को हमें इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इस प्रिंसिपल को हमें माइंड में, तो तब वो एक्ट आके उस प्रिंसिपल पर आपके एक्ट्स आ जाते हैं। तो यही मैंने आपको बोला कि आपके बेसिक हैं पॉलिसीज़ के। किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ज़्यादातर इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखती है, तब वो उसको पॉलिसी को लेके आती है, और फर्दर जो उसकी ज़रूरत होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पॉलिसी में एडिशन एंड डिलीशन होता रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और ये आर्टिकल्स मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखे हैं, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हर बार आपको बताती हूँ, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे इनको मेंशन कर देंगे तो आपका मार्क्स का वेटेज मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है। ये आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं जो इनको अलग अलग ये लगातार नहीं है, थोड़ा आर्टिकल इधर से उधर है, बट ये सोशल एस्पेक्ट को इंश्योर करते हैं, इसलिए इनको एक ग्रुप में रख दिया गया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, दो सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल, नोवेयर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट टू इजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेम काइंड ऑफ थिंग, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया है। अब गांधीयन फिलॉसफी से प्रभावित कौन से आपके प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ये गांधीयन प्रिंसिपल इनको इसलिए बोला गया क्योंकि गांधीयन फिलॉसफी से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इसलिए इनको गांधीयन प्रिंसिपल बोल दिया। टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट क्या आ जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन का एस्पेक्ट यहाँ पे निकल के आ जाता है। और आपकी फिर इस पर लॉ भी बनाई गई आपकी पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन को ऑन की लोकल लेवल पर भी आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर एंड अथॉरिटी टू इनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ योर पॉलिटी। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज on individual and cooperative basis in rural areas, okay, voluntary formation और autonomous functioning and democratic and professional management, cooperative society आ गया आपका। cooperative society is your basic feature of your constitution also,
आर्टिकल 43B में इसको बताया गया है आपका। इस तरीके से आपके ये जैसे आपका एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट, SC एंड STs के बारे में यहाँ पे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इनके लिए बात करता है। तो फंडामेंटल राइट में इनका राइट भी होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट भी जब अपनी आपके पास सिर्फ आपका राइट मांगने के लिए जाने का हक नहीं, गवर्नमेंट के अपने प्रिंसिपल्स भी हैं कि जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो इन सेक्शंस को माइंड में रखेगी। टू प्रोहिबिटेड द कंजप्शन ऑफ, और यही प्रिंसिपल गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस का भी वर्क कर देते हैं अपोजिशन के द्वारा। अपोजिशन इन पे ही क्वेश्चंस गवर्नमेंट से कर लेता है, इससे एक चेक एंड बैलेंस का भी फॉर्म बना रहता है, और आपकी जो गवर्नमेंट होती है वो अथॉरिटेरियन नहीं हो जाती है वहाँ पे। टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। ओके, slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle to improve their breeds, इसकी भी बात कर रखी है। अब आपने देखा होगा कि जो ब्रीड्स खो रही हैं या लुप्त हो रही हैं बेसिकली या थ्रेटेंड हैं, उनको गवर्नमेंट स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है उनके प्रमोशन के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी एक छोटी सी गाय थी उसको लेते, वो बेसिकली वो लुप्त हो रही है वो गाय की वो ब्रीड, इसलिए वो एक उस तरीके से भी उसको एक्सप्लेन करने का, उस बारे में बताने का पब्लिक को कि इस ब्रीड को आप कंजर्व कीजिए, उसके बारे में एक तरीका था उनका। इस तरीके से उन्होंने इस आइडिया को प्रमोट किया। अब आते हैं आपके लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स जो हैं आपके। टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द क्वालिटी ऑफ, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ गई। ये कोई आर्टिकल काफ़ी बार पूछते हैं प्रीलिम्स में कि आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब ये होता है कि कोई रिलीजियस स्पेसिफिक लॉ नहीं होंगी आपकी, सारे रिलीजन के लिए सेम लॉ अप्लाई होंगी। इफ़ इट इज़ अबाउट मैरिज ऑल्सो, मैरिज के रिलेशन में इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी रिसेंटली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उत्तराखंड ने अप्लाई भी कर दिया है अपनी स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि हर रिलीजन का अगर मैरिज हो रहा है तो वो एक तरीके से होगा, उनकी अपनी पर्सनल लॉज नहीं आएंगी वहाँ पे। ओके, टू प्रोवाइड, मतलब रिचुअल से नहीं है वहाँ पे, मतलब कि रिचुअल्स क्या होने चाहिए, रिचुअल सबके अपने स्पेसिफिक होते हैं, बट मैरिज को एक रजिस्टर करने का जो एक वो तरीका होता है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह होगा। एंड टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। ये 9 हटा देना प्लीज़, ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो यहाँ पे हैं। 9 कुछ भी नहीं है, मीन्स नथिंग ऑफ दैट। 6 ईयर, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने 3 चीज़ों को ऐड किया था। एक आपका 21A, एक जहाँ पे आपको एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है 16 से 14 ईयर एज के बच्चों को, स्टेट को ये एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एक है आपका आर्टिकल 45 टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल अटेन द एज ऑफ 6 ईयर। आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऐड की थी। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, ये आर्टिकल 48 आपको इंश्योर करता है कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या हुआ कि जो आपका बेसिकली साइंस और टेक्नोलॉजी, जो पुरानी जो प्रिमिटिव टेक्निक थी एग्रीकल्चर को करने की, या फिर आपको एनिमल से आप बेसिकली डेयरी आपका उद्योग जो होता है उसको रिलेट कर सकते, उनमें कुछ साइंटिफिक वे से तरीका लाना कि आप ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, आप हार्वेस्टर का यूज़ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि क्या बोलते हैं, आपका जो रेसिड्यू बढ़ता है, जो बर्न होता है जब विंटर्स के टाइम में, आप इसके बारे में सुनते होंगे कि बहुत सारा वहाँ पे हरियाणा साइड में रेसिड्यू जो बचा था उसको बर्न किया गया, जिसकी वजह से फॉग आ गया। उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सीड भी आते हैं जो उस चीज़ को जनरेट नहीं करते हैं। तो
ये चीज़ें इस तरीके से ये साइंटिफिक एंड मॉडर्न लाइन इस बारे में यहाँ पे बात की गई है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की भी बात यहाँ पे, आपकी एनवायरनमेंट की बात आर्टिकल 48 में भी होती है, और ये 10 कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी अ नेशनल इम्पोर्टेंस। मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जिन आर्टिकल्स को रीड कर रही हूँ वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात की है, जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, राइट टू सेपरेशन, कहाँ पे प्रिंसिपल में बात की है आपने, लेकिन किसी राइट में नहीं। आर्टिकल 50 में आपको डायरेक्टली की सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो ये किस चीज़ को इंश्योर करता है, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन, टू foster respect of international law, treaty obligation, and to encourage settlement of international disputes by arbitration। इंटरनेशनल पीस और जस्टिस सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात कहाँ की गई है, आपकी आर्टिकल 51 में की गई है। ये आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कई बार कि टू सेपरेट द जुडिशरी एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है। ओके, सो these are fundamental rights which I have completed and इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके प्रीलिम्स पास में हैं तो वो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ, पार्ट याद रखिए किस आर्टिकल से, इसके तो खैर पूरे आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल वाइज याद होना चाहिए कि किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो आर्टिकल का सिंपल सा स्टेटमेंट डाल के आपसे पूछ लेंगे कि इस किस आर्टिकल में, कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव किस में है, आर्टिकल 49 है, 50 है, 51 है, 36 है, इस तरीके से वो पूछ लेंगे। ओके, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, ये तो आप बिल्कुल अच्छे से, चाहे डीपीएसपी हो आपका, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो आपके, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कहाँ से क्या बोरो किया गया है, प्लीज़ आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए सही तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस पेपर्स में, पास्ट 2-3 ईयर्स में तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। ओके, और ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, किसने इसको नोवेल फीचर कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, और आपका वेलफेयर स्टेट कहाँ से आता है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ से इनको रिजेंबल कहाँ से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिजेंबल करते हैं, जस्टिसेबल नहीं है ये, नॉन जस्टिसेबल है। ओके, इनका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसके केसेस इंपॉर्टेंट हैं। ये चंपारण केस था, एक गोलकनाथ केस था, दैनिक मिनर्वा मिल्क केस था। ओके, जिसमें मिनर्वा मिल्क में बैलेंस्ड व्हील कहा गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव बैलेंसिंग व्हील है। ओके, तो ये कैसे हुआ था, ये इस टॉपिक को जब मैं अगली क्लास आपकी लूँगी उसमें मैं आपको कवर अप करूँगी। अभी आप क्या बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, काफ़ी हमने चीज़ों को कवर अप क्योंकि अभी कर लिया है, तो उसको हम एक साथ करेंगे। ऑल्दो आप गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस ये आप पढ़ चुके हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, इस जस्ट कि मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में इनका क्या रिलेशन है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगी। और लास्ट ईयर ही इन्हीं केसेस को अरेंज भी करवाया गया था, प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन था। तो हमने इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कवर अप कर दिया है। एक बात मैं बस आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा इसलिए मैं आपको ये रिपीट कर रही हूँ। आर्टिकल 29 इट इज दैट, वेयर इज दैट, ओह सॉरी नॉट 29, या इस आर्टिकल 28 में ये जो मैंने इंस्टीट्यूशन आपको बताया था, द इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, वहाँ पे आपके जो हैं वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं लगेंगे। ओके,
आपके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं लगेंगे। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर, वहाँ पे जो ट्रस्ट को अपने रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर उनको फॉलो करवाने तो वहाँ पे वो फॉलो करवा सकते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि राइट वायलेट हो रहा है। रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, ये स्टेट है। प्लीज यहाँ पे वर्ड छूट गया है, आज थोड़ी स्लाइड्स में कुछ कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ये स्टेट है। ओके, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। इस टॉपिक पे आपको क्या याद रखना है, जो अंडर आर्टिकल 28 के अंदर आपके रिलीजियस उसमें आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो इस 4 तरीके से उनको डिस्टिंग्विश किया गया है। तो उसमें जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होते हैं वो इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, इसमें वॉलेंट्री बेसिस होता है। ओके, इसमें आप नहीं बोल सकते कि अलाउ होगा, नहीं तो कंसेंट बेसिस होता है। अगर माइनॉरिटी है, माइनर इन द सेंस कोई अंडर 18 है और कोई, तो उसका आपको पेरेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो इस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे या ना करे। तो इस तरीके से ये वॉलेंट्री बेसिस होता है, आपके पास वॉलेंट्री राइट होता है, आप चाहें तो करें ना करें। माइनॉरिटी है तो आप लाइक माइनर है कोई, माइनर इन द सेंस नॉट माइनॉरिटी, माइनर अंडर 18 है कोई, तो वो माइनर है तो आपको उसके पेरेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप माइनर नहीं हो, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है जो रिलीजियस उससे डिफाइंड है, तो आप वहाँ पे वॉलेंट्री आपका बेसिस, आप चाहें तो आप फॉलो करें, वो आपको वहाँ वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बाकी आपके जो स्टेट होली मेंटेन्ड बाय स्टेट होते हैं वहाँ आप अपने तरीके से, अगर स्टेट वहाँ पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप फॉलो अप करने को नहीं कहेगा, क्योंकि स्टेट इज़ द सेक्युलर, वी आर द सेक्युलर कंट्री, वी डोंट प्रमोट ओनली वन रिलीजन। सो अब दैट्स इट। फंडामेंटल राइट्स भी आपके सारे कवर हो चुके हैं, आपका डीपीएसपी कवर हो चुका है। बस डीपीएसपी में आपकी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, दैट इज़ मुझे आपको वो केसेस समझाने, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल, मुझे वैसे आज करना था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर, पर आई थॉट कि अब फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और डीपीएसपी तीनों एक साथ कवर अप हो जाए, ताकि आप उनका जो रिलेशन है उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इन अ नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। व्हाई आई एम जंपिंग हियर, बिकॉज योर प्रीलिम्स इज नियर। सो आप कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये आपका प्रीलिम्स में मेंशन है ये पोर्शन, तो हम इस पे बात करेंगे। ऑल्दो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो आपका प्रीलिम्स में मेंशन्ड है उसको बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है, उसका कुछ 1-2 पोर्शन है, 1-2 स्लाइड है जिसमें आपको सिर्फ याद करना है कि किस कमेटी को किसने बताया, मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड वी विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, कहीं आपको कोई डाउट है तो मैं उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूंगी। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं उसमें पूरी तरीके से सुधार करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।